हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं लूसेंट साइंस के क्वेश्चंस, जो कि रियल क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे बीपीएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सब में पूछे जाते हैं। इस वजह से जिसमें भी साइंस आती है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। क्योंकि आप जानते हैं जो लूसेंट होती है वो एनसीईआरटी पर ही आती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आज का फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, क्योंकि 1 से 50 तक हम पहले पार्ट में करा चुके हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो वहां पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। ये देखो, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दूध से जब हम क्रीम निकालते हैं तो कौन से बल की वजह से ऐसा होता है। तो ये होता है अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि आप फ्रेंड्स जानते हैं, जैसे एक सर्कल है यहाँ पर, तो एक होता है अंदर की तरफ जो बल लगता है उसको बोलते हैं केंद्रीय बल, और जो बाहर की तरफ लगता है केंद्र से उसको बोलते हैं अपकेंद्री बल। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो दूध होती है उससे क्रीम बाहर निकलती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। यानी कि कोई पत्थर का टुकड़ा है, चंद्रमा से उठाकर हम यहाँ पर ले आएंगे, चंद्रमा की सतह से धरती में ले आएंगे तो क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि इसका भार बदल जाएगा और इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार क्यों बदल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, आप भी जानते हैं 1/6 होता है। यहाँ पर अगर कोई 1 किलो का है तो यहाँ पर 6 किलो का हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या है, भार बदल जाएगा। और जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वहां पर 6 किलो का, तो वहां लगभग 1 किलो का हो जाएगा। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है, क्योंकि वहां जो ग्रेविटी फोर्स है वो बहुत कम है, पृथ्वी के मुकाबले 1/6 है। तो यहाँ पर देखो, यही आंसर हो जाएगा इसका राइट। इसका भार बदल जाएगा। बदलने का मतलब अगर ये पूछा जाए भार बढ़ जाएगा घट जाएगा, ऐसा भी बना सकता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान वही का वही रहता है। अगर पत्थर इतना बड़ा है तो चंद्रमा से यहाँ लाने पर पत्थर छोटा नहीं हो जाएगा, पत्थर उतना ही रहेगा। तो उसका जो द्रव्यमान है वो तो सेम ही रहेगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है यहाँ पर कि जब किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। यानी कि जब लिफ्ट होती है और उस पर कोई व्यक्ति बैठता है तो वो अपने भार को कब देखता है कि मेरा भार लगता है बढ़ा हुआ है, बढ़ गया है। ऐसा कब महसूस होता है? तो वो होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। यानी कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आपने देखा होगा, ऐसा लगता है कि हम नीचे की तरफ काफी दबाव पड़ रहा है और हमारा भार बढ़ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। और फ्रेंड्स, अगर हम ये कहें यहाँ पर कि अगर तेजी से अचानक से यहाँ पर जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आएगी तो हमारा भार बढ़ेगा या घटेगा, आपको ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद करते हैं आप जरूर अपनी कोशिश करेंगे। तो इसका समझ गए होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला देखो, यहाँ पर आज का 54 नंबर, और 54 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वहां पर, अब देखो बता दिया, घुमा कर दे दिया गया है कि जब भार हमारा कम प्रतीत होगा तो त्वरण के साथ इसको नीचे जा रही है, यही हम कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो यहाँ पर ये जो नजदीक है 1/6, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया भी। तो 1/6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखो, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है 1/10 दे देता तो हमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना पर वहां पर चंद्रमा और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की कल्पना करेंगे, यानी कि उसकी तुलना करेंगे, तो 1/6 आएगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि लोलक की कालावधि, लोलक मतलब कि टाइम पीरियड, लोलक मतलब होता है पेंडुलम, और कालावधि मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की क्या बात हो रही है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि हम ये कह दें यहाँ पर, अगर इसका फार्मूला देखें तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है T=2πL/g। अब देखो, अगर हम लंबाई को बढ़ा देते हैं तो इसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम ये कहें यहाँ पर कि एक पेंडुलम है, मान लो ऐसे करके, ये एक पेंडुलम है, यहाँ पर बंधा हुआ है, और ये यहाँ पर एक बड़ा सा, ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर इसकी लंबाई बढ़ा दें, ऐसे कर दें, तो ये क्या होगा कि ज्यादा टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो यही बोला जा रहा है कि कालावधि जो होता है, यानी कि टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का मतलब कि यहाँ से चलेगा
यहाँ तक वापस आ जाएगा, ये इसका टाइम पीरियड है। तो लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और ग्रेविटी कम हो जाएगी तो टाइम टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसे भी समझ लो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर लिखा है 57 नंबर पे, और 57 नंबर पे कहा जा रहा है लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो सुस्त का मतलब है कि वहां पर धीरे चलती हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो धीरे चलती हैं का मतलब क्या है कि ज्यादा टाइम लेती हैं, और टाइम इसलिए लेती हैं क्योंकि लोलक की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है कि यहाँ पर इसमें इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, यानी कि इसका जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। हमने अभी पिछले वीडियो में क्या बताया कि अगर लंबाई बढ़ा देंगे उसकी, तो क्या हो जाएगा, पेंडुलम की लंबाई बढ़ाने पर उसकी कालावधि यानी कि टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो यही हो रहा है। आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं 58 नंबर पे। कह रहा है इस पे किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर उसकी लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं 4%, तो उसका जो आवर्तकाल है यानी कि टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, तो ये 2% बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ जाएगा, यहाँ पर देखो टी इक्वल बताया 2 पाई, इसको 2 पाई को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है उस पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि टी इक्वल हो जाएगा, टी इक्वल √L/G हो जाएगा। और अगर हम L को बढ़ा दे रहे हैं 4%, यानी कि हम कर देते हैं 4L कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और √4 की वैल्यू क्या होती है 2 आएगा, तो इसका मतलब बाहर निकल के आएगा 2। तो अब क्या हो जाएगा, जो 4L था वो बाहर आएगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, आवर्तकाल उसका टाइम पीरियड दोगुना हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4% बढ़ाएंगे तो 2% बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 59 नंबर पे, इसमें कह रहा है कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोनों का अनुपात यानी कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का दोनों का ही अनुपात क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है प्यासो अनुपात, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, और यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है वर्षा की बूंद को गोलाकार होती है, यानी कि वर्षा की जो बूंद होती है, बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोल गोल क्यों होती हैं, यानी किसकी वजह से गोल गोल होती हैं। तो वो होती हैं सतही तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण होती हैं जो गोल होती हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब बूंद आती है वहां से तो इसमें से घर्षण लगता है, तनाव लगता है। तो जब तनाव लगता है तो इस वजह से इसकी जो बूंद का शेप हो जाता है वो कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। तो याद रखना है आपको कि घर्षण के कारण, और हो सकता है सतही तनाव दिया हो, या ऐसे भी बोल देता है घर्षण के कारण इसकी जो बूंदें होती हैं वो गोल हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है, यानी कि जब हम बत्ती जलाते हैं, दीप जलाते हैं, तो उसका जो तेल होता है ना वो धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ भरा होता है तेल, अब लेकर तो जाते नहीं यहाँ तक, लेकिन वो धीरे धीरे करके इसका जो तेल है दीपक का वो ऊपर पहुंच जाता है बाती तक। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है यहाँ पर केस का जो क्रिया होती है, केस का तो क्रिया के कारण चला जाता है, यानी कि धीरे धीरे करके सोखता रहता है, और सोखते सोखते ये यहाँ पर, क्योंकि जैसे यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ का यूज हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, और यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, केशकात क्रिया, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 62 नंबर, और 62 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो सके। अब कह रहा है यहाँ पर श्यानता की इकाई क्या है। तो श्यानता की इकाई का मतलब है, इसकी यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है, श्यानता। तो श्यानता का होता है पॉइज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 63 नंबर, कह रहा है 63 पे उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन से हैं, यानी कि उत्प्लावता का नियम किसने दिया था। तो ये दिया था आर्किमिडीज ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब उत्प्लावता क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई वस्तु होती है पानी पर डूबती है, तो उसमें क्या होता है जब हम डुबाते हैं उसको, तो ये ऊपर से नीचे, जो नीचे है ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है। जैसे आप देखना कभी भी कोई चीज को डुबाना पानी में, तो क्या करे, जब नीचे की तरफ दबाएंगे तो ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। तो वही क्या कहलाता है, उत्प्लावता का सिद्धांत कहलाता है, जिसकी वजह से हमारी वस्तु नहीं डूबती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, यानी कि जो आर्किमिडीज वैज्ञानिक थे उनका संबंध किस देश से है, किस कंट्री से है। तो ये है जर्मनी से। कौन, आर्किमिडीज, या ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जो हमें कन्फ्यूजन होता है वो होता है अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ में, बाकी तो हम कर ही ले जाते हैं। तो यहाँ पर ध्वनि की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी राइट। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि अपने उड़ान करें अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि जब चमगादड़ उड़ता है तो आवाज करते हुए चलता है, और ऐसा क्यों करता है, ताकि वो ये पता कर सके कि आगे से हमारी आवाज टकरा कर आ रही है या फिर नहीं आ रही। अगर आवाज टकरा करके आ रही है तो समझ जाते हैं कि ये जो आगे कुछ ना कुछ है, और इस वजह से वो अपना रास्ता बदल लेते हैं ताकि वो टक्कर ना हो उनका। ठीक है, तो आवाज के ही दम पे चलते हैं। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन का शॉर्ट में कहना चाहता है कि चमगादड़ कौन सी तरंगे उत्पन्न करते हैं अपनी आवाज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराशब्द, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है पराशब्द वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, यानी कि पराशब्द ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, जिनको हम नहीं सुन सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, एक हमारे लिए नुकसानदायक है, और इस वजह से हम नहीं सुन सकते उनको। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, और 68 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि ध्वनि तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं। तो ध्वनि तरंगे चलती कैसी हैं, लंबवत चलती हैं। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यहाँ पर 69 नंबर, और 69 नंबर पर क्वेश्चन में श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, यानी कि ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो कैसी होती है। तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि वे ध्वनियां जिनको हम सुन सकते हैं पर श्रव्य कहलाती हैं। तो इनका रेंज क्या होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। और अगर हम बात करें कि 20,000 हर्ट्ज से अगर कम है तो वो क्या हो जाएगी, अपश्रव्य हो जाएगी। ठीक है, जिसका 20,000 हर्ट्ज से कम है, ठीक है, तो वो हो जाएगी यहाँ पर क्या, अपश्रव्य। पराश्रव्य क्या होती है, जिनकी रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, यानी कि इससे भी ज्यादा रेंज की अगर है तो वो कहलाएंगी पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 70 नंबर, और 70 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब दोगुना बढ़ाकर कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ध्वनि की चाल अगर इतनी है और हम दाब बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, तो वहां पर उसकी चाल क्या होगी ध्वनि की। तो आपको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दाब बढ़ाएं कुछ भी करें। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ध्वनि की जो चाल होती है वो माध्यम पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है, दाब पर डिपेंड नहीं करती। इस वजह से दाब को हटाएं, घटाएं, बढ़ाएं, कुछ भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ध्वनि की चाल जो है वही रहेगी। अगला देखो 71 पे कह रहा है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, यानी कि जो स्पीड होती है साउंड की वो सबसे ज्यादा किस में होती है, तो वो होती है इस्पात में। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि निर्वात में जो प्रकाश की निर्वात में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम पर, जहाँ पर हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो ध्वनि की चाल वहां पर कितनी होगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग कितना है, यानी कि वायु जो है, हवा है, उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ये होती है 332 मीटर। यानी कि जब हम पढ़ते हैं ना कि ध्वनि की चाल इतनी होती है, नॉर्मल लिखा होता है, कोई मीडियम नहीं दिया होता, तो समझ जाओ कि वायु में ही बोला जा रहा है। तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 मीटर जो है 332 मीटर की दूरी को 1 सेकंड में वो तय करती है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगर 1 सेकंड का टाइम मिल जाए तो 332 मीटर आगे निकल जाएगी। अगला देखो यहाँ पर 73 नंबर, और 73 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, कह रहा है कि 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है। यानी कि अगर हम 100 डेसिबल का शोर कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तो लगभग किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल होता है, यानी कि जो जोर का शोरगुल होता है कहीं पर पास से आने वाला, तो वो कहलाता है 100 डेसिबल, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर 74 नंबर, और 74 नंबर पे कहा जा रहा है कह रहा है कि थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आसानी से दिख जाए। कह रहा है कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, यानी कि सितार हो हमारे पास और बांसुरी हो, एक ही स्वर बजाया जाए, दोनों में एक ही टोन बजाई जाए, तो उनमें से ध्वनि उत्पन्न का भेद, यानी कि उत्पन्न ध्वनि का जो भेद है किसके कारण किया जा सकता है। यानी कि सितार बजाया जाए और बांसुरी बजाई जाए, उन दोनों में हम पहचान सकते हैं कौन किसकी आवाज है। ऐसा क्यों, किसकी वजह से पहचान सकते हैं,
तो ये क्या है, ध्वनि की गुणवत्ता की वजह से पहचान सकते हैं, उनकी जो क्वालिटी है साउंड की उसकी वजह से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक जेट वायुयान 2 मार्च के वेग से हवा में उड़ रहा है, सॉरी 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायुयान की चाल क्या है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 मैक दिया है, और इसका मतलब देखो, अगर यहाँ पर 2 मैक दिया है, इसका मतलब कह रहा है कि ध्वनि के वेग का 2 गुना, अगर 3 मैक होता तो उसके 2 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्वनि का वेग कितना है, 332 मीटर है, और 332 है, और कितना वेग से जा रहा है, 2 गुना वेग से, यानी कि 2 मैक का मतलब क्या हुआ, 2 गुना। तो 2 से गुणा करा दो, तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6, इतना आएगा मीटर पर सेकंड में, यानी कि 664 आएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है 664, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें। तो बेल आइकन भी दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।